Hello everyone, you're welcome on my YouTube channel Literary Blood. We were doing the basic elements of theatre. In the previous video, we have done the text, the first element, which is text in detail. We have also done the performance, and the last one we have done in that video is reception. नेक्स्ट एलिमेंट जो है इस वीडियो में जो डिटेल में हम कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ यॉनरा. व्हाट इज़ यॉनरा, उसके बाद कन्वेंशंस, आफ्टर दैट डायलॉग, स्टेज क्राफ्ट, रिदम एंड टोन एंड स्टाइल हम लोग कवर करेंगे. टेक्स्ट हम लोग कर चुके थे, परफॉर्मेंस हम कर चुके थे इन डिटेल, कंटेंट आपको दिखाई दे रहा है. परफॉर्मेंस के बाद रिसेप्शन हम लोग कर चुके थे डिटेल में. आफ्टर दैट विल डू यॉनरा. यॉनरा हम लोग डिटेल में करेंगे. यॉनरा क्या है? तो सबसे पहले यॉनरा क्या होता है? साहित्य की एक लिखने की शैली या विधा बोल देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड यॉनरा. तो यहाँ पे हम ड्रामा की बात कर रहे हैं तो हम ड्रामा को एज अ यॉनरा देखेंगे. तो एज अ यॉनरा, ड्रामा इज़ अ कॉन्टिन्यूसली इवॉल्विंग फॉर्म ऑफ आर्ट. तो ड्रामा को अगर एज अ यॉनरा देखा जाए तो वो एक ऐसी फॉर्म ऑफ आर्ट है, आर्ट की ऐसी फॉर्म है जो कि कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व हो रही है. इवॉल्व मीन्स डेवलप हो रही है, उसकी नई नई टेक्निक्स, नए नए चेंजेस उसके अंदर आ रही हैं. कॉन्टिन्यूसली उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं टाइम टू टाइम. नई जो आर्ट फॉर्म्स हैं उनको अपन अडॉप्ट कर रहे हैं, नई टेक्निक्स को अडॉप्ट कर रहे हैं ड्रामा में. ठीक है, जैसे पुराने टाइम के ड्रामा की बात करें, पुराने टाइम का कोई ड्रामा जो है आप उठा के देखो तो उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो अलग तरीके से प्रेजेंट की जाती थी. बट आजकल ड्रामा में देखें तो नई तरीके की टेक्निक्स आ जाती हैं. उन टेक्निक्स के अंदर लाइट्स की बात कर लो, आप कॉस्ट्यूम्स की बात कर लो, सारी चीज़ें नई हमें मिलती हैं. ठीक है, तो ये होगी, इसीलिए हम इसे बोल सकते हैं कि ये इवॉल्विंग आर्ट है. ईच एरा एक्सप्रेसेस इट्सेल्फ इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ड्रामा. हर एक एरा, हर एक जो एज होती है अपने आप को प्रेजेंट करती है उस ड्रामा में. मान लो अब हम 21st सेंचुरी के अंदर जी रहे हैं, तो 21st सेंचुरी के अंदर हम बात करें कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है, तो हर चीज़ के अंदर हमें उस टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट दिखाई देती है. टेक्नोलॉजी का असर हर चीज़ पे दिखाई देता है, हर चीज़ एडवांस हो रही है. तो ये 21st सेंचुरी हर चीज़ में अपने आप को प्रेजेंट कर रही है. तो ड्रामा जो है हर एक एज अपने आप को प्रेजेंट करती है ड्रामा में. आप 16th सेंचुरी का ड्रामा ले लो, उससे पहले का 15 का, 14 का, उससे पहले का ड्रामा ले लो, 17 18 सेंचुरी का, 19 सेंचुरी का. हर एक एज की अपनी क्वालिटीज़ हैं जो उन्होंने अपने टाइम के ड्रामा के अंदर जो हैं वो प्रेजेंट की हैं, एक्सप्रेस की हैं. As a result, many forms of drama became popular in different countries and in different ages. तो क्योंकि हर एक एज अपने आप को ड्रामा में प्रेजेंट कर रही है, तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, मैनी फॉर्म्स ऑफ ड्रामा बिकेम पॉपुलर इन डिफरेंट कंट्रीज एंड इन डिफरेंट एजेस. 16th सेंचुरी की बात करो, अलग तरीके का ड्रामा था. ठीक है, अलग तरीके को लोग प्रेफर करते थे. नेक्स्ट अपकमिंग एजेस आई, थोड़ी थोड़ी साइंस की डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई, लॉजिक लोगों ने लगाना शुरू कर दिया, तो उस तरीके का ड्रामा फेमस हो गया. 21st सेंचुरी की बात कर रही हैं जैसे आप माँ, तो टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है, तो हम लोग ऑडियंस जो है वो एक्सपेक्ट करती है कि वो अप टू द लेवल ड्रामा जो जाए, परफॉर्मेंस उसकी वैसी जाए. तो हर एक एज के अंदर हर जो है अलग क्वालिटीज़ का ड्रामा जो है पॉपुलर हुआ. Drama can be divided into the categories of tragedy, comedy, melodrama, history plays, problem plays, symbolic drama and tragic comedy. तो ये हमने ड्रामा को आगे कैटेगराइज कर दिया. आर्ट फॉर्म्स के अंदर अलग अलग चीज़ें जो हैं, आप कह सकते हो कि ड्रामा एक तरह का तो नहीं है, ड्रामा तो बहुत तरह का है. ठीक है, तो हर एक टाइप की अपनी क्वालिटीज़ हैं जिसके बेस पे हम लोगों ने उसको क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है. जैसे पिछले सेमेस्टर में आप लोगों ने टाइप्स ऑफ नॉवेल रीड किए थे, उसमें भी ऐसा ही था कि नॉवेल एक टाइप का तो नहीं हो सकता, कई टाइप्स के नॉवेल होते हैं, हर एक टाइप के नॉवेल की अपनी क्वालिटीज़ होती हैं. ठीक है,
अपन जो है सोसाइटी को रिक्रिएट कर रही हैं किसी नावल में, जैसे सोसाइटी है दैट इज़ कॉल्ड सोशल नावल. If we write about the events of history, if we take any historical event as a base of the drama of the novel, then we call it history play, history novel, historical novel. Like ड्रामा में भी वही चीज़ है, ठीक है. इसमें भी हम क्या उसकी क्वालिटीज़ को देखते हैं. ट्रेजेडी हो गया कि पर्टिकुलरली सीरियस एक्शन पे बनाया जा रहा है, उसको अपन ट्रेजेडी बोल रहे हैं. कॉमेडी, कॉमिक एलिमेंट्स डाल दिए. मेलोड्रामा एक जो है मेलो मीन सिंगल, और सिंगल एक मोनोटोनियस जो है ड्रामा चल रहा है. हिस्ट्री प्लेज, हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड हैं. प्रॉब्लम प्लेज, कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही होती है थ्रू आउट द स्टोरी ऑफ द ड्रामा. सिम्बॉलिक ड्रामा, ट्रेजिक कॉमेडी. ट्रेजिक कॉमेडी जो मर्चेंट ऑफ वेनिस आप 6 सैम में करने वाले हो, ये भी क्या है, ट्रेजिक कॉमेडी है. तो ट्रेजिडी प्लस कॉमेडी दोनों का मिक्सचर है, दैट इज कॉल्ड ट्रेजिक कॉमेडी. ओके, तो दैट इज यॉनरा. एज ए यॉनरा हम यहाँ पे ड्रामा की बात कर रही हैं. द नेक्स्ट जो हमारा टाइप्स ऑफ एलिमेंट है दैट इज कॉल्ड कन्वेंशंस. कन्वेंशंस क्या है अभी? अ ड्रामेटिक कन्वेंशन इज अ सेट ऑफ रूल्स. कन्वेंशंस क्या होता है? कोई सेट ऑफ रूल्स है हमारे लिए. सेट ऑफ रूल्स विच इज शेयर्ड बाय बोथ द ऑडियंस एंड एक्टर्स बोथ. सो कन्वेंशंस के अंदर वो वाले रूल्स आएंगे जिसको ऑडियंस और एक्टर्स दोनों फॉलो करेंगे, ठीक है. जैसे एक्टर्स के बिहाफ पे क्या रूल्स हो सकते हैं कि उन्होंने एक यूनिफाइड एक्शन करना है, यूनिटी में एक्शन करना है, उन्होंने मिल के काम करना है. जैसे अपन ने पीछे भी किया था, है ना, कि उन्होंने मिल के काम करना है. रिसेप्शन के अंदर जो हम चीज़ें की थी हमने, तो वो जो चीज़ें होती हैं वो एक सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग चलती हैं. तो वो सेट ऑफ रूल्स जो होते हैं दैट इज़ कॉल्ड कन्वेंशंस, ठीक है. And these rules act as a useful way of quickly signifying the nature of the action और ऑफ अ कैरेक्टर. तो उन रूल्स को फॉलो करके आप चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हो एज अ ऑडियंस, और एक्टर्स जो हैं वो उनको बेटर तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं इफ़ दे नो द कन्वेंशन, द रूल्स, ठीक है. ये जो है आप कंटेंट चेक कर सकते हो. सेट ऑफ रूल्स हो गया ये. नेक्स्ट वन इज डायलॉग. डायलॉग क्या है? Bolton rightly argues that a play is its dialogue. Play क्या है? Dialogue ही है उसकी. And he argues that a play can survive almost anything: a loose plot, a disturbing theme, types rather than characters, historical inaccuracies, an overstatement, or maybe an exaggeration. But a play with many other merits cannot survive if the dialogue is hopelessly non-speakable. तो मेन चीज़ तो हमारा डायलॉग ही है. ड्रामा इज़ डायलॉग, ड्रामा इज़ ऑल अबाउट डायलॉग्स. तो डायलॉग के बारे में बॉल्टन कहते हैं कि प्ले क्या है? प्ले डायलॉग ही है, ठीक है. और वो ये भी बात कहते हैं कि जो एक प्ले है वो हर चीज़ सरवाइव कर सकता है, हर एक कमी बर्दाश्त कर सकता है. लूज प्लॉट हो चाहे वो कमी, चाहे वो डिस्टर्बिंग थीम हो, या फिर टाइप्स रादर देन करेक्टर्स. देखो दो चीज़ें होती हैं. या तो करेक्टर्स होते हैं कि आपने बहुत सारे नंबर ऑफ करेक्टर्स इंक्लूड कर लिए अपने ड्रामा के अंदर, या फिर टाइप्स कि आपने करेक्टर्स चाहे कम लिए हैं पर वो एक एक करेक्टर एक एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जैसे इंग्लिश लिटरेचर के अंदर अगर हम चौसर की बात करें, एज ऑफ चौसर के अंदर हम जाएं, 13-14 सेंचुरी की बात करें, 14 सेंचुरी की, तो उस टाइम पे करेक्टर्स के लिए जाने जाते थे चौसर कि उनके कैरेक्टर्स, द कैरेक्टर्स ऑफ चौसर्स वर टाइप्स रादर देन करेक्टर्स, कि उन्होंने कैरेक्टर्स के टाइप्स ज़्यादा यूज़ किए थे. तो ये जो प्ले है वो भी सारी चीज़ें सर्वाइव कर सकता है. हिस्टोरिकल इनएक्यूरेसीज को भी सर्वाइव कर सकता है. ओवर स्टेटमेंट, किसी को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताना, एग्जैगरेशन, बहुत अतिशयोक्ति जिसको आप बोलते हैं, तो वो चीज़ें भी बर्दाश्त कर सकता है. बट play with many other merits cannot survive if the dialogue is hopelessly non-speakable. But अगर आपका डायलॉग ही
बोलने लायक नहीं है, बोला ही नहीं जा रहा उसको, है ना, तो वो चीज़ एक ड्रामा सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये सीधी स्पष्ट बात है कि प्ले क्या है, प्ले इज़ इक्वल टू डायलॉग, ठीक है, प्ले इक्वल टू डायलॉग, और प्ले के इक्वल टू डायलॉग रख रहे हैं अगर आप वहाँ, तो डायलॉग ही नहीं है तो प्ले नहीं है, ठीक है, सिंपल बात है ये। नेक्स्ट वन जो हमारा एलिमेंट है दैट इज़ स्टेज क्राफ्ट। तो कोशिश करेंगे इसी वीडियो के अंदर हम इस चीज़ को कंप्लीट कर दें। स्टेज क्राफ्ट क्या है, तो इस चीज़ को जो है हम अगर देखें, स्टेज क्राफ्ट इज़ द टेक्निकल आस्पेक्ट ऑफ थिएट्रिकल प्रोडक्शन। एक टेक्निकल सी टर्म है ये स्टेज क्राफ्ट। क्राफ्ट में चीज़ें आ जाती हैं, स्टेज जो स्टेज पे यूज़ होने वाली हैं। अगर आप सिर्फ रट्टा ना लगा के चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे तो स्टेज मतलब स्टेज, क्राफ्ट मतलब चीज़ें, थिंग्स, तो स्टेज क्राफ्ट मतलब वो सारी चीज़ें जो स्टेज पे यूज़ होने वाली हैं। तो ये थोड़ी टेक्निकल एस्पेक्ट आ गया ये प्रोडक्शन से रिलेटेड जो है, थिएट्रिकल प्रोडक्शन से। इट इंक्लूड्स बैकड्रॉप, बैकग्राउंड, बैकड्रॉप मीन्स बैकग्राउंड, साउंड, बैकग्राउंड की साउंड लगा लो, बैकग्राउंड की सारी चीज़ें, साउंड, लाइट, कॉस्ट्यूम्स, कपड़े, गेटअप जैसा वो ले रहे हैं, मेकअप, एंड प्रिक्वायरमेंट ऑफ प्रॉप्स। प्रॉप्स वो सारी चीज़ें जो यूज़ होने वाली हैं स्टेज पे। स्टेज मैनेजमेंट, स्टेज मैनेजमेंट कैसा है, वो सारी चीज़ें मैनेज कैसे किया है। ज़रूरी ये तो नहीं है ना कि आपके पास सारी चीज़ें हों, ज़रूरी ये भी है कि आपने उन चीज़ों को यूज़ कैसे किया है, मैनेज कैसे किया है। चीज़ें होना ज़रूरी नहीं है, चीज़ों को मैनेज करना ज़रूरी है, मैनेज करना आना ज़रूरी है, मैनेज कर पाना ज़रूरी है, ठीक है। तो वो स्टेज मैनेजमेंट की बात आती है वहाँ पे। एंड रिकॉर्डिंग एंड मिक्सिंग ऑफ साउंड्स। आप लोग मूवीज़ के अंदर भी देखते हो बहुत सारी जगहों पे रिकॉर्डिंग्स प्ले करनी पड़ती है बैकग्राउंड साउंड के लिए, हमें मिक्सअप करके साउंड्स को प्ले करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस स्टेज क्राफ्ट के अंदर इंक्लूड होती हैं। एंड द ड्रामेटिस्ट मेक्स यूज़ ऑफ दीज थिंग्स सेपरेटली और कंबाइंड एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्शन ऑफ द प्ले। तो इन चीज़ों को यूज़ करना होता है हमने, तो चाहे तो सेपरेटली यूज़ कर लो, चाहे तो कॉम्बिनेशन में यूज़ कर लो, ठीक है। मान लो मिक्सिंग ऑफ साउंड्स है, तो या साउंड किसी चीज़ की प्ले करनी है आपने, चाहे तो वो किसी सीन के साथ मिक्स करके प्ले हो जाए, चाहे वो सेपरेटली ऑडियंस को सुनाई जा रही है, किसी भी तरीके से यूज़ हो सकता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सीन, ठीक है। देन set consists of the design, decoration and scenery on stage during a play performance। तो जैसे कोई भी मूवी बननी है, कोई ड्रामा लगना है, कोई शो होना है, पहले क्या होता है, सेट लगाया जाता है। तो वो सेट क्या होता है, क्या है उसके अंदर, सेट कंसिस्ट ऑफ डिज़ाइन, उस सेट में डिज़ाइन आएगा, डेकोरेशन आएगी, कैसे डेकोरेट किया है उसको, और स्टेज के ऊपर जो सीनरी वो प्रेजेंट कर रहे हैं, जो सीन प्ले की परफॉर्मेंस के ड्यूरिंग चल रहा है, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी। वाइल वॉचिंग अ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस द ऑडियंस मस्ट इमेजिन दैट द स्टेज सेट इज एक्चुअली अ पर्टिकुलर प्लेस रिलेटेड टू द कॉरेस्पॉन्डिंग सीन। ऑडियंस को ये समझना चाहिए कि जो सीन हमें दिखाया जा रहा है वो एक्चुअली में वो प्लेस है। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि ये तो डुप्लीकेट है। अगर मान के ही चलते रहेंगे ये चीज़ कि ये तो सही नहीं है, ये तो फेक है, तो आपको वो आप परफॉर्मेंस को एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो आपको थोड़ा अपनी तरफ से ऑडियंस को भी ये मानना होता है, ठीक है, इमेजिन करना होता है। दैन प्रॉप्स आर, यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन मिली है सीधी स्पष्ट कि प्रॉप्स क्या है। प्रॉप्स आर आर्टिकल्स और ऑब्जेक्ट्स यूज्ड ऑन स्टेज। की प्रॉप्स वो सारे आर्टिकल्स हैं जो स्टेज पे यूज़ किए जाते हैं। मॉडर्न प्ले राइट्स लाइक हेरोल्ड पिंटर यूज़ सेट्स एंड प्रॉप्स, वो सेट को यूज़ करते हैं, प्रॉप्स को यूज़ करते हैं फॉर सजेस्टिंग सम रियलिस्टिक एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, ठीक है। तो वो मॉडर्न प्ले राइट हैं हेरोल्ड पिंटर, तो वो सेट को और इन चीज़ों को, प्रॉप्स को, एक रियलिस्टिक और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल वो करते हैं। दे ऑल्सो ऑफन मेक यूज़ ऑफ मल्टीपल सेटिंग एंड जम्प्स इन टाइम, कि जैसे जम्प्स इन टाइम या मल्टीपल सेटिंग मतलब एक प्ले का एक सीन कहीं और लोकेशन पे दिखाया जा रहा है, दूसरा किसी और लोकेशन पे दिखाया जा रहा है, जंप अप कर रहे हैं वो अपनी जो सीन्स हैं, सेटिंग्स हैं, ठीक है। जैसे इसी मर्चेंट ऑफ वेनिस की एग्जांपल लेके चले तो इसकी सेटिंग बेसिकली क्या है, मर्चेंट ऑफ वेनिस, वेनिस एक जगह का नाम है, एक शहर है इटली का वेनिस। तो कई सीन वेनिस के अंदर शूट हैं, मतलब शूट कह सकते हैं आप, लिखे गए हैं, प्रेजेंट किए हैं।
तो कई सीन दूसरी सिटी है, एक सेटिंग इसकी वेलमेंट सिटी, तो कई सीन वेलमेंट में हैं। तो इसके अंदर 5 एक्ट हैं, तो कोई एक्ट में कोई सीन हमारा वेलमेंट सिटी क्या दिखाया जा रहा है, किसी की सेटिंग वेनिस है। तो वो क्या है, लोकेशंस में वो क्या है, जंप है। एक तरह से एक लोकेशन से दूसरी जगह पे हम दूसरी लोकेशन पे जंप कर रहे हैं, जंप इन टाइम और मल्टीपल सेटिंग। Gaps in time and changes in setting are often indicated by dialogue, scene break, changes in scenery, sound effect and stage direction. तो मान लो इसके अंदर भी एक सीन जो हो गया वेनिस के अंदर है, फर्स्ट सीन फर्स्ट एक्ट का, तो वो हमें ऊपर लिखा हुआ मिल रहा है सेटिंग वेनिस। फिर दूसरा सीन शिफ्ट करना है वेलमेंट में, तो वो इन बिटवीन नहीं लिखेंगे, वो वहाँ पे सीन हम ब्रेक कर देंगे, हम एक सीन कंप्लीट कर देंगे, फिर नेक्स्ट सीन शुरू करेंगे, सीन 2 सेटिंग वेलमेंट। तो हम उस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए, उस जंप को या टाइम गैप को इंडिकेट करने के लिए हम वहाँ पे सीन ब्रेक कर देंगे। या फिर डायलॉग में कोई पर्सन बोलेगा, उससे हमें पता चलेगा। या फिर बैक साइड जो सीनरी है वो चेंज कर दी जाएगी, साउंड इफेक्ट अलग लगा दिए जाएंगे, या स्टेज डायरेक्शन बदल दी जाएगी। तो इन चीज़ों से डायरेक्ट हो जाएगा ऑडियंस को कि भाई अब ये वेनिस सिटी की लोकेशन थी पहले, और अब जो है चेंज होके कहाँ जा रहे हैं, हम वेलमेट के अंदर जा रहे हैं। तो इन टेक्निक्स के थ्रू जो है वो हमारी दिखाई जाती हैं चेंजेस जो होते हैं, जंप्स होती हैं। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है रिदम। रिदम क्या है? रिदम का मतलब होता है ताल। प्लॉट, करेक्टर, लैंग्वेज एंड स्पेक्टिकल ऑल हैव देयर इंडिविजुअल रिदम्स इन टाइम। तो इन सबको, प्लॉट को, करेक्टर को, लैंग्वेज को, स्पेक्टिकल को, इन सबको एक सीक्वेंस में चलना होता है, एक रिदम में चलना होता है पर्टिकुलर टाइम पे। द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज रिदम्स create the impelling force of the play, leading to a final climax and denouncement. तो डिनाउंसमेंट मतलब एंडिंग, क्लाइमैक्स मतलब एंडिंग, जो कंप्लीट फिनिशिंग हो रही है एक ड्रामा की। तो अगर ये सारी चीज़ें रिदम में चलेंगी, प्लॉट, करेक्टर, लैंग्वेज, स्पेक्टिकल, ऑडियंस, सारी चीज़ें रिदम में चलेंगी, तो इन सब का कॉम्बिनेशन क्या होएगा, एक फाइनल क्लाइमैक्स को लीड करेगा। ठीक है, अच्छे एक लेवल के ऊपर क्लाइमैक्स होगा, एंडिंग होगी ड्रामा की। ओके, द नेक्स्ट वन इज लास्ट, हमारा है लास्ट टू सेकेंड, टोन एंड स्टाइल, और उसके बाद हमारा बचेगा ऑडियंस। तो इन दोनों को हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।